गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में चंडीगढ़ टीजीटी एसएससी सर्व शिक्षा अभियान की जो भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, विच इज़ आल्सो अ पार्ट ए। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इन सेंटीमीटर इज। तो इसको आपने कैसे करना है, जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पाई डी के बराबर होता है, और डायमीटर डी के बराबर। तो पाई डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 16.8 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16.8 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 1, और डी की अगर हम पाई को 3.14 रखेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16.8 डिवाइडेड बाय 2.14। आप उसके बाद सर्कमफेरेंस होता है पाई डी, तो आपको मल्टीप्लाई करना है पाई की वैल्यू से 3.14। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो दूर दूर है, कि कोई 58 है, 24 है, 12 और 49। तो सर्कमफेरेंस की जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, तो 16.8 को हम मान लेते हैं 16 और 2.14 को 2 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 24.64। अगर आप इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कम से कम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अप्रोक्सीमेट पे खेलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, education is a systematic influence by a mature person on an immature person is viewed by। इसका आंसर है पेस्टालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति और पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार, तो आपको जो 14 से 18 वाले आर्टिकल हैं उनको शॉर्टकट से कैसे याद रखना है, ई डाउट, EDOUT, ई फॉर इक्वेलिटी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, यू फॉर अनटचेबिलिटी, टी फॉर टाइटल्स। तो आर्टिकल 14 होगा इक्वेलिटी के लिए, आर्टिकल 15 होगा डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, और आर्टिकल 16 होगा अपॉर्चुनिटी का, और आर्टिकल 17 होगा अनटचेबिलिटी का, और आर्टिकल 18 होगा टाइटल्स का, कि आप टाइटल्स नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज पार्टली filled with water, 300 lead balls are dropped in it. The rise in water level is 0.8 centimeter. The diameter of each ball in centimeter is। यहाँ पे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, और वो आधा पानी से भरा हुआ है कुछ हिस्सा। उसके बाद 300 लेड बॉल्स उसमें गिराई जाती हैं, जिससे उसका लेवल 0.8 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि सिलेंडर की कितनी वॉल्यूम इंक्रीज हुई। इंक्रीज वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर डिफरेंस ऑफ हाइट, यानी एच, उसको हम एच मान लेते हैं, और वो किसके बराबर होगा, 300 बॉल्स की वॉल्यूम के बराबर। तो 300 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो स्फेरिकल बॉल्स होती हैं उसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम कैपिटल आर मान लेते हैं सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस को, और स्मॉल आर मान लेते हैं लेड बॉल की रेडियस को। तो हमारे पास हम पाई को लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 0.8 इक्वल्स टू 300 इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आर आ जाएगा आपके पास 0.2, और डायमीटर होगा 0.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स अमन गेट्स 80% of the total valid votes. If the total votes were 12,000, what is the number of the valid votes that the other candidate gets if 15% of the total votes were declared invalid?
यहाँ पर आपने क्वेश्चन को कैसे करना है, आप जो सबसे पहले आप मान लो कि 100 वोट्स थी टोटल, उनमें से यहाँ पे गिवन है कि 15% जो वोट्स थी वो इनवैलिड थी, तो हमने 15% इनवैलिड मान ली और 85 कितनी रह जाएंगी हमारे पास, वैलिड वोट्स रह जाएंगी। अब उन्होंने बोला है कि जो अमन है उसको 80% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिलती हैं, तो 85 में से 80% जो मिली हैं वो अमन को मिली हैं और जो अदर कैंडिडेट है उसको 20% मिली हैं। तो हम अगर 85 में से 20% निकालें तो हमारे पास आएगा 17। अब यहाँ पे जो 100 यूनिट्स की वैल्यू है वो दी हुई है 12,000, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 120 और 17 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2040। तो इसका राइट आंसर होगा 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? स्पॉटिफाई, फोटोशॉप, जूम, आईट्यून्स। आपको पता है कि स्पॉटिफाई है जो म्यूज़िक के लिए ऐप है, वो आपको आपके MP3 सॉन्ग्स के लिए ऐप होती है। उसके बाद फोटोशॉप में आप एडिट कर सकते हो, जैसे थंबनेल बना सकते हो। और जूम की जो आपके पास ऐप होती है उसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और आईट्यून्स आईफोन के लिए है, म्यूज़िक के लिए। नेक्स्ट है आपके पास परम। परम को किसने डेवलप किया? परम वाज डेवलप्ड बाय बार्क, सीडैक, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास सीडैक। सीडैक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसके बाद आपके पास फर्स्ट परम 8000, जो पहला परम कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000, वो 1991 में बनाया गया था सीडैक के द्वारा। और इसका आर्किटेक्चर जो ये यूज़ करता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी MIMD आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी MIMD आर्किटेक्चर, जिसमें MIMD की फुल फॉर्म होगी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ये क्या होता है? परम सुपर कंप्यूटर होता है। सीडैक ने बनाया था 1991 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू पेडागोजी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चनिंग एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। Teacher provides direct explanations followed by practice exercises. Students memorize factual information and reduce it in assessments. Teacher-centered lecture supplemented with standardized test. तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा लर्नर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चनिंग एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, NCTE वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई? एक रेजोल्यूशन के थ्रू, यूनियन कैबिनेट के, या एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जो प्रेसिडेंट इशू करते हैं, या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो यूनियन गवर्नमेंट देती है, या एक एक्ट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट के थ्रू? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। यह एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था, यूनियन पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। तो अब हमारे पास एक होता है NCERT और NCTE, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो NCTE है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और वो क्या करती है? वो रेगुलेट करती है एंड मेंटेन करती है नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन सिस्टम, BEd MEd कोर्सेज में। और यह एक स्टैचूटरी बॉडी होती है जो 1991 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म की गई थी। ऐसे ही NCERT क्या है? आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि एक स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। यह बनाया गया था 1 सितंबर 1961 को। डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा NCTE वाज इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट इज वन विच इज
टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इक्विप्ड विद एक्सपेंसिव गैजेट्स, fearless, engaging and sportive, strict and examination oriented। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन सी, fearless, engaging and sportive। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गटर मार्जिन। जैसे पेज की एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। फ्रंट में जो पेज होता है उसके लेफ्ट साइड में मार्जिन दिया जाता है बाइंडिंग के लिए, और राइट साइड में जो फ्लिप साइड होती है पेज की उसके राइट साइड में मार्जिन दिया जाता है। तो गटर मार्जिन क्या है? मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। क्या होता है मार्जिन? ऑप्शन सी, गटर मार्जिन क्या होता है? ऑप्शन सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डैश आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड्स। उपयोगकर्ताओं की जो विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए होता है वह क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? लाइक हमारे पास व्हाट्सएप है, MS वर्ड और MS एक्सेल। तो इस तरीके से जो हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के काम आता है। तो जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आपके पास जो स्पेसिफिक नीड्स को कंप्लीट करेगा वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज शॉर्टकट की टू क्रिएट हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है? मैंने एक वीडियो अपलोड की है कंप्यूटर पार्ट 1 की, उसमें से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है जहाँ पर मैंने शॉर्टकट्स को डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंट्रोल+B, कंट्रोल+B किसके लिए है? टू बोल्ड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल+A, टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल+H, कंट्रोल+H किसके लिए होता है? नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल+H, कंट्रोल+H किसके लिए होता है? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। किसके लिए होता है? फाइंड एंड रिप्लेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल+H, फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल+K, कंट्रोल+K इसका राइट आंसर होगा, जिसके थ्रू हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल टू फेस uncertainty and create meaning in their own lives. This educational thought is a reflection of। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 टारगेट्स टू अचीव 100% GER इन स्कूल एजुकेशन बाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2030, 2030 तक NEP 2020 का लक्ष्य है कि स्कूलों में 100% GER प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एम ऑफ स्कूल एजुकेशन इन NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज। इसका जो राइट आंसर होगा, डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स विद रैशनल थॉट्स, कंपैशन एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्प्रेडशीट द फंक्शन काउंट इफ A1 to A10, इंडिया डज व्हाट। तो हमारे पास स्प्रेडशीट क्या होती है? MS एक्सेल में एक शीट होती है जिस पे हम वर्क करते हैं। उसमें जो हमारे पास कॉलम होते हैं वो कैसे होते हैं? ABCDE इस तरीके से, और जो रोज होती हैं वो कैसे होती हैं? 1 2 3 4 5 6। काउंट इफ
ब्रैकेट A1 कॉलम A10 कॉमा इंडिया, ये क्या करेगा? ये हमारे पास A1 से लेके A10 उसमें कितनी बार इंडिया रिपीट होगा उसको काउंट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इट काउंट्स द सेल्स इन द रेंज कंटेनिंग इंडिया। नेक्स्ट है वन ऑफ द पियाज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स इज। इसका राइट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन सर्टेन लैंग्वेज मुंबई इज कोडेड एज LTLAZH, हाउ इज कानपुर कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो इसका जो यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है वो -1 का लगा हुआ है। M से पहले आता है L, U से पहले आता है T, M से पहले आता है L, B से पहले आता है A से पहले आता है Z और I से पहले आता है H। तो इसी तरीके से हम कानपुर पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया, राइट आंसर आएगा JZMOTQ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम जैसे यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है, हम जब वीडियो को अपलोड करते हैं तो वो कैलकुलेशंस करता है कि वो कैलकुलेट करता है कि इसकी ऑडियंस क्या रहेगी, इसका टाइप क्या है। जैसे कैटेगरी पूछता है वो कि एजुकेशन कैटेगरी है या पीपल एंड ब्लॉग है या साइंस है। तो इस तरीके से वो कैलकुलेट करता है। तो एल्गोरिदम क्या होती है? इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशंस। जैसे प्रोग्रामिंग भी करते हैं C++ में, उसमें भी एल्गोरिदम्स बनती हैं। कोडिंग करते हैं फिर एल्गोरिदम बनती है। तो एल्गोरिदम, व्हाट इज एल्गोरिदम? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेन लेफ्ट हाफ एन आवर लेटर देन द scheduled time and in order to reach its destination 1500 kilometers away in time, it had to increase its speed by 50% over its usual speed. Find its increased speed. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? हमारे पास शॉर्टकट होता है S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ S1 S2। S1 क्या है हमारे पास? प्रीवियस स्पीड। S2 है इंक्रीज्ड स्पीड और जो टाइम है वो है डिले वाला टाइम, वो इक्वल होता है डिस्टेंस के। तो S1 बाय S2 हमारे पास क्या हुआ है? S1 से जो S2 इंक्रीज हुई है वो 50% से हुई है। 50% होता है हमारे पास 1/2। तो हमारे पास स्पीड कितनी, हम मान लेते हैं कि 2 से 3 बढ़ी है। हमारे पास जो स्पीड बढ़ी है वो 2 to 3 बढ़ी है। तो S1 S2 हो जाएगा 2:3। अब S1 को मान सकते हैं 2x और S2 को मान सकते हैं 3x। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में जब हम इसको अप्लाई करेंगे 2x इंटू 3x डिवाइडेड बाई 1x इंटू हाफ क्यों लिया है? क्योंकि आधा घंटा लेट थी। तो डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे 1500 किलोमीटर में। x की वैल्यू आ जाएगी 500 और S1 हमारे पास आ जाएगा 2x था तो वो आएगा 1000 और S2 था 3x तो वो आएगा 1500। तो यहाँ पे क्या पूछा है? इंक्रीज स्पीड पूछी है। तो हमारे पास राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 1500। और अगर यहाँ पे प्रीवियस स्पीड पूछते तो आपके पास ऑप्शन आता 1000, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। ऑप्शन ए पीटी उषा। ऑप्शन ए क्या है? पीटी उषा। पीटी उषा क्या थी? पीटी उषा स्प्रिंटर थी। और गीता फोगाट क्या थी? फ्री स्टाइल रेसलर। कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, जो फर्स्ट वुमेन थी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली। इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में 2000 में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर। इन्होंने पहली बार रियो ओलंपिक्स में जो 2016 में हुआ था उसमें जिम्नास्ट में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी थी। हालांकि इनको दुर्भाग्यवश कोई मेडल नहीं मिल पाया था और अभी 1-2 साल पहले इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चंस थे वो पैराग्राफ बेस्ड थे। तो इनके जो राइट आंसर हैं वो हमने इसमें मार्क कर दिए हैं।
तो आप इनको वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन बी था, इट एनहेंसेस जॉब प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट था क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्जिनलाइजेज एज यूज्ड इन द पैसेज। इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, पुशेज असाइड। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर था ऑप्शन सी, द ब्रिटिश रूल पीरियड। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर था बैलेंसिंग ग्लोबल रेलिवेंस एंड कल्चरल आइडेंटिटी। क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, इट कनेक्ट्स डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। नेक्स्ट जो हमारे पास हिंदी लैंग्वेज था उसका क्वेश्चन था रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 भेद हैं, कर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या बोलते हैं, धातु। नेक्स्ट है धाता का पर्यायवाची शब्द। धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु। नेक्स्ट है शाश्वत का विलोम शब्द। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है, नश्वर। शाश्वत का विलोम शब्द है नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता, उन्मेष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उन्मेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर होगा एक्टिव लिसनिंग। इसका राइट आंसर होगा एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ऑपरेशनलाइजेज विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया। अब यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टिकल 45, आर्टिकल 19 1/A, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 29। तो हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड 2 आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकल 45 और एक है आर्टिकल 21A। हमारे पास 2 आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 21A। जो आर्टिकल 21A है वो इंसर्ट किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के थ्रू। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। ये बात करता है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए कि उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है सभी चिल्ड्रन के लिए। 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। उसके बाद 25% जो सीट्स रहेंगी प्राइवेट स्कूल्स में वो रिजर्व रहेंगी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स हैं उनको 8वीं क्लास तक फेल नहीं किया जाएगा और उनको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसको बैन कर दिया गया था। और जो आर्टिकल 45 है वो 6 साल से कम के बच्चे की बात करता है। आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 में। 21A बात करता है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए और आर्टिकल 45 बात करता है लेस देन 6 ईयर चिल्ड्रन। और वो क्या बोलता है कि उनकी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और एजुकेशन है वो उनको प्रॉपर मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और आर्टिकल 45 हमारा आता है DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। और ऑप्शन बी में 19 आर्टिकल में क्या होता है, हमारे पास 6 फ्रीडम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म में पूछा है 1, 4, 27 और नेक्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है 1:1, सेकंड टर्म है 2:2, थर्ड टर्म है 3:3 और फोर्थ टर्म आएगी 4:4। तो राइट आंसर होगा 256। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो हाईएस्ट पीक है वो है सैडल पीक।
ऑप्शन ए में हमारे पास माउंट थुलियर दे रखा है। ये क्या है? इसको हम रेड टेल फॉल भी कहते हैं। ये एक हाईएस्ट वाटरफॉल है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सैडल पीक, जो हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। नेक्स्ट है माउंट दियावोलो, ये है अंडमान आइलैंड की पीक। ये एक नॉर्मल पीक है, हाईएस्ट पीक नहीं है। नेक्स्ट है माउंट कोया, माउंट कोया है जापान में और इसको काफी सेक्रेड मानते हैं जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल डेक्लारेशन प्रोमिनेंटली एनश्राइन्स द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एज अ ह्यूमन राइट। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनिवर्सल डेक्लारेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ऑप्शन बी। आपने बाकी के कन्वेंशंस भी याद रखने हैं, जैसे जिनेवा कन्वेंशन 1949 बात करता है लॉज ऑफ वार, युद्ध के नियमों के बारे में, कि जो सोल्जर्स हैं उनके राइट्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डेक्लारेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि बात करेगा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एज अ ह्यूमन राइट। नेक्स्ट है यूनेस्कोज सलामंका स्टेटमेंट 1994। सलामंका स्टेटमेंट में क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी में था कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, यह सिर्फ चिल्ड्रन पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड। कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कौन सा जो पार्ट है वो कोऑर्डिनेट करता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। जो हमारे पास कंट्रोलिंग बॉडी है कंप्यूटर की वो क्या है? कंट्रोल यूनिट। इट इज जस्ट लाइक अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो ALU और कंट्रोल यूनिट के हम डिफरेंस देख लेते हैं। ALU परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस और कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ CPU। CPU की जितनी भी एक्टिविटी है 0 से लेके 100 तक सारा कौन देखेगा? CU कंट्रोल यूनिट देखती है। इट फैचेज इंस्ट्रक्शंस, डिकोडिंग करती है, ये सिग्नल को कंट्रोल करती है और भेजती है। नेक्स्ट है ALU में इट एग्जीक्यूट एक्चुअल डेटा ऑपरेशन प्लस माइनस गुणा भाग एंड और नोट। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है? इट डायरेक्ट्स ALU मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस व्हाट टू डू। कंट्रोल यूनिट क्या कहेगी? ALU को बताएगी कि आपने कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करना है। मेमोरी को बताएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताएगी कि आपने क्या करना है। ALU कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए और कंट्रोल यूनिट किसके लिए है? सुपरवाइजरी या कंट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ एंड साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट एंड ऑल अदर डायरेक्शंस चेंज इन द सिमिलर मैनर देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर नॉर्थ। कि नॉर्थ के लिए फिर कौन सी डायरेक्शन होगी? अब यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से जब साउथ में हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा 135 डिग्री। ऐसे ही साउथ वेस्ट से जब हम ईस्ट को चेंज करेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा 135 डिग्री। तो अब उसने पूछा है कि नॉर्थ के लिए कौन सी डायरेक्शन रहेगी? नॉर्थ के लिए जो आपकी डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन रहेगी? साउथ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास आएगा साउथ वेस्ट। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इनेबल 2 और मोर देन 2 प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट। ऑपरेटिंग सिस्टम की वह क्षमता जो 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ निष्पादित करने के लिए सक्षम बनाती है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है 2 प्रोग्राम्स की, तो हमारे पास क्या आएगा? मल्टीटास्किंग। इसका आंसर क्या आएगा? मल्टीटास्किंग। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग में क्या रहता है। मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास जैसे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं? मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं, यानी उनमें कई CPU लगे होते हैं।
मल्टी प्रोसेसिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 CPU एट द सेम टाइम वर्क करेंगे। और मल्टीटास्किंग में क्या करेगा, सिंगल CPU होगा जो मल्टीपल टास्क करके देगा। लाइक हमने अलग अलग प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसको बोलेंगे मल्टीटास्किंग। और जैसे क्वाड कोर प्रोसेसर होता है वो काफ़ी ऐप्स को रन करवाता है। और मल्टीटास्किंग में हमारे पास आ जाएंगे MS वर्ड, फाइल डाउनलोडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक साइमल्टेनियसली। और जो मल्टी प्रोसेसिंग है उसमें हमारे पास क्या आते हैं, सर्वर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। और मल्टीटास्किंग में क्या आता है, जो हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है या पर्सनल कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट जो पंजाबी के क्वेश्चंस थे वो आप देख लेना। पंजाबी के क्वेश्चंस थे जो, वो आप एक बार देख सकते हो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला गया है, स्टेटमेंट ऑल डेस्क्स आर बोर्ड्स, तो डेस्क अंदर आ जाएगा, बोर्ड बाहर। ऑल बोर्ड्स आर फ्लैट, फ्लैट बाहर आ जाएगा। ऑल फ्लैट्स आर वाइट, वाइट बाहर आ जाएगा। अब कंक्लूजन में ये पूछ रहा है कि ऑल वाइट्स आर डेस्क्स, क्या सभी वाइट डेस्क होंगे? नहीं, ऑल डेस्क आर वाइट ये तो होगा। या यहाँ पे अगर ये पूछता कि सम वाइट आर डेस्क, तब भी ये ट्रू होता। जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो हमारे पास वो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन है ऑल वाइट्स आर डेस्क, ये रॉन्ग हो गया। ऑल बोर्ड आर वाइट, सभी बोर्ड वाइट हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि बोर्ड अंदर है और वाइट बाहर है। सम वाइट आर फ्लैट, बिल्कुल सम वाइट फ्लैट तो होंगे। सम फ्लैट आर डेस्क्स, बिल्कुल होंगे। सम फ्लैट आर डेस्क्स, बिल्कुल सही होगा। तो आपके पास ऑप्शन 2, 3 एंड 4 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन है लैन प्रोवाइड्स डैश कम्युनिकेशन विद द डैश डेटा ट्रांसफर रेट। LAN क्या होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो शॉर्ट रेंज में काम करता है। जैसे आपका स्कूल है या हॉस्पिटल है जहाँ पे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो इसकी रेंज होगी शॉर्ट रेंज। और स्पीड क्या रहती है, हाई स्पीड रहती है। ऐसे ही मैन में क्या रहेगी, आपकी मीडियम रेंज रहेगी और स्पीड भी मीडियम लेवल की रहती है। और जो आपका वैन है, वैन में लॉन्ग रेंज रहेगी लेकिन स्पीड क्या रहेगी, लो स्पीड रहेगी। तो यहाँ पे जो लैन का राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स वाइगोटस्कीज पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसका राइट आंसर होगा सोशल इंटरेक्शन एंड मीडिएटेड लर्निंग कैन कंपेंसेट फॉर डेवलपमेंटल डिलेज एंड फोस्टर ग्रोथ। 48th क्वेश्चन होगा ए सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 5 आवर्स। एक टंकी है जो वो 5 घंटे में भर जाती है। हाउएवर इट टेक्स 6 आवर्स टू फिल व्हेन देयर इज अ लीक इन इट्स बॉटम। जब उस टंकी में एक लीक हो जाती है तो उसे भरने में 6 घंटे लगते हैं। इफ द सिस्टर्न इज फुल इन व्हाट टाइम शैल द लीक एम्प्टी इट। अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो कितने समय में रिसाव इसे खाली कर देगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो नॉर्मल पाइप है हमारे पास वो 5 घंटे में भर पा रहा है। अगर पाइप प्लस लीक की हम बात करें तो वो 6 घंटे में भर पाएगा इसको। तो एफिशिएंसी है जो पाइप की वो कैसे आ जाएगी, इनका एलसीएम लेके हम टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि जो एलसीएम आएगा 5 और 6 का वो आएगा 30। तो 30 लीटर की कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की। तो जो एफिशिएंसी आएगी पाइप की वो आएगी 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 लीटर पर आवर। और जो एफिशिएंसी आएगी लीक प्लस पाइप की वो आएगी 30 डिवाइडेड बाय 6, 5 लीटर पर आवर। और
यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अब लीक की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 1 लीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वह 1 लीटर पानी को निकाल देगी। 30 लीटर जो पानी है उसको खाली करने के लिए वह 30 घंटे लेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49th, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी, डी इज सीज मदर, ई इज एज फादर। तो आगे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। क्या बोल रहा है, ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो अब डायग्राम में आप देख सकते हो, सबसे पहले इसने बोला है ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी, तो हम ए के ऊपर प्लस का निशान बना देते हैं और बी और सी के हमें जेंडर नहीं पता तो इसलिए हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद बोला है डी इज सीज मदर, डी सी की मदर है तो यानी तीनों की मदर होगी, तो डी के ऊपर हम नेगेटिव माइनस का निशान लगा देते हैं फीमेल के लिए। उसके बाद ई इज एज फादर, ई जो है वो ए का फादर है तो ई पे हम प्लस निशान लगा देते हैं। डी इज एज मदर, डी ए की मदर है, बिल्कुल है। ई इज बीज फादर, बिल्कुल है। ए इज डीज सन, डी का सन है ए, बिल्कुल है। बी और सी का जेंडर नहीं पता लेकिन ए का पता है क्योंकि वो इसका लड़का है। आगे बी इज सन, बी का हमें जेंडर नहीं पता कि वो उसका लड़का है या लड़की, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोलैबोरेशन टूल इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिंक्रोनस टीम इंटरेक्शन अक्रॉस लोकेशंस। इसका जो राइट आंसर होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका जो राइट आंसर होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसी के साथ हम पार्ट 1 को खत्म करते हैं। पार्ट 2 की वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।